हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, और आप मुझे बताएंगे कि आपकी ईटिंग कौन सी है, माइंडलेस ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग। ईटिंग दो प्रकार की हुई। तो माइंडफुल ईटिंग होता है जिसको जो कि हम हेल्दी ईटिंग बोलते हैं, जिसमें कि आप जो खा रहे हैं वो उसके बारे में जो है आप मतलब बिल्कुल अवेयर हैं कि आप क्या खा रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और नहीं है। जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, साथ साथ उसके खाना खा रहे हैं, तो वो होती है माइंडलेस ईटिंग। तो आपका पूरा ध्यान खाने पे है, आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह से खा रहे हो, आप उसका स्वाद ले रहे हो, आपका कहीं और ध्यान नहीं है। जो भी आप खा रहे हो आपको पता है कि वो न्यूट्रिशनल है। ये सारी चीज़ें होगी। आपको भूख लगी आप तभी खा रहे हो, या फिर आपको मतलब खाना है या आपको कंपल्शन है कोई कि आपको खाना है तो खाना ख़त्म ही करना है या ऐसा वैसा। तो मतलब आप जो है वो खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जब बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। जैसे एक होता है कि कईयों को होता है गुस्सा आ रहा है या कुछ मतलब भूख, तो वो खा लेता है, तो वो जो है वो एक हेल्दी ईटिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, आपको जो है हमें हमेशा जो है वो माइंडफुल ईटिंग ही करनी चाहिए। और आपको खाना आराम से चबा के खाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप और भी ज़्यादा इसके बारे में, ये बहुत वाइड टॉपिक है, तो आप इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ब्रीफ सा डिटेल मैंने दे दिया कि माइंडफुल ईटिंग जो है वो आपको एक हेल्दी बॉडी की तरफ जाने का एक रास्ता है। आप खाना तो हर रोज़ खाते हैं, लेकिन अगर आप उसको माइंडफुली खाते हैं तो वो आपको एक हेल्दी बॉडी की ओर ले जाता है। तो अब मैं इस चैप्टर में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है। माइंडफुल ईटिंग है तो इसमें क्या है, आज का विचार दिया हुआ है यहाँ पे। फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, वो लिविंग बीइंग्स को खाना देता है। और ये बोल रहा है कि ये जो हमारा आज का थॉट है उसका मीनिंग क्या है। तो अब इसमें है फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि हम फूड जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डेली लाइफ का। और अगर आप देखेंगे कि आपने एक वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है पूरे वीक में आपने कौन कौन सी फूड आइटम्स खाई, तो इसका आप एक चार्ट जैसा बना सकते हैं। जब आप ये बनाएंगे तब आप देखेंगे कि हमारे जो खाना होता है रोज़ का, उसमें हमारी जो रोज़ के खाने में सेम ही चॉइसेस नहीं होती। हमारी चॉइसेस वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। हमारी अलग होंगी, हमारे फ्रेंड्स की अलग होंगी, तो कहीं पे हमारी सिमिलर होंगी, कहीं पे हमारी डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से होती हैं। और हमारा जिस तरीके से मतलब हमारी चॉइसेस वेरी करती हैं, उसी तरीके से जो है हमारा फूड भी, जो हमारे ऑल स्टेट्स ऑफ आर कंट्री है वहाँ पे जो है हमारा फूड भी जो है वो वेरी करता है। तो हमारा देखते हैं हम कि फूड हमारा जो है अगले पॉइंट में कि डिफरेंट रीजन्स में कैसा होता है। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट ही जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस फर्स्ट पार्ट में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से भी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा फूड जो होता है वो डिफरेंट रीजन में, आप कौन से रीजन में और आपका वहाँ पे मतलब एक पॉपुलर फूड होता है वो कौन सा है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका कि जैसे यहाँ पे आपको एक यहाँ पे चार्ट दे रखा है कि जैसे हम मान लेते हैं पंजाब से हैं, तो वहाँ पे मक्का, गेहूँ, मटर या फिर दालें बहुत होती हैं। तो यहाँ पे जो है वहाँ पर मक्का होता है तो मक्के की रोटी होगी, सरसों का साग, छोले भटूरे, जो चिकपी सॉरी छोले होते हैं, तो छोले भटूरे, पराठा मिल जाता है, आटा होता है, हलवा, खीर, ये सारी चीज़ें होगी। और बेवरेजेस में होगी हमारी लस्सी, छाछ, बटर मिल्क। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पंजाब में जाएंगे तो आपको कॉमनली मिल जाएंगी। इसी तरीके से जब आप कर्नाटका में जाएंगे तो वहाँ पे जो लोकली जो आपकी ग्रोन क्रॉप्स हैं वो है चावल, रागी, उड़द या कोकोनट। तो जब जैसे आपने देखा होगा कोकोनट से हमारी जो इडली के साथ चटनी बनती है, डोसा बनता है, सांबर, कोकोनट चटनी आ गई, देखो रागी सॉरी मुद्दे, पल्या, रसम राइस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कर्नाटका में होती हैं।
इसी तरीके से मणिपुर में राइस है, बैम्बू है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग सी जो है वो सब्जियाँ, मतलब सॉरी, फूड आइटम्स वहाँ की ट्रेडिशनल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं और वहाँ पे किस तरीके की जो है वो क्रॉप्स ग्राउंड होती है, उसी के बेसिस पे वहाँ पे फूड आइटम्स बनती हैं, जो कि फिर वहाँ की ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल बन जाती हैं वो फूड आइटम्स। इसी तरीके से हमारा जो हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो है हमारा, वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से, तो वहाँ पे क्लाइमेट्स के हिसाब से क्रॉप्स भी अलग अलग होती है और इसी हिसाब से आपकी फूड आइटम्स भी अलग अलग होती हैं, और वहीं से हमारा जो है वो टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो कुछ फूड आइटम्स जो हैं यहाँ पे बोला है कि कुछ फूड आइटम्स जो है कॉमन होती है किसी स्टेट में, जबकि कुछ जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट है वो यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्राउंड इन दैट स्टेट, वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि आपकी, जैसे मैंने बताया कि कौन सी क्रॉप्स होती हैं। द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर और ट्रेडिशन। तो ये सारी चीज़ें जो आपका वहाँ का फूड, ट्रेडिशनल फूड होता है, वो आपके कल्चर, ट्रेडिशन और जो आपका टेस्ट है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। पहले जो है हमारा वो खाना कैसे बनाया जाता था और अब वो है विद टेक्नोलॉजी और विद एडवांसमेंट वो कैसे चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, पहले हमारा जो खाना, अभी भी कई जगह पे चूल्हे पे बनता है खाना गांव वगैरह में, लेकिन आप देखेंगे तो उसकी जगह अब ले ली है गैस स्टोव ने। शहरों में तो बिल्कुल कम्प्लीटली ले ली है, लेकिन गांव में ये दोनों चीज़ें अभी भी चल रही हैं, चूल्हा भी चल रहा है और गैस स्टोव भी चल रहा है। और ये, हाँ जी, यहाँ पे चीज़ों को ग्राइंड या पीसने के लिए पहले करते थे स्टोन ग्राइंडर यानी कि सिलबट्टे का यूज़, अब जो है वो उसकी जगह ग्राइंडर ने ले लिए। तो ये चेंज आ गया हमारा कुकिंग टूल्स के विद टाइम, जो हमारा क्या चेंज आया है। और हाँ जी, कुकिंग प्रैक्टिसेस को हम बोल देते हैं कलिनरी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, चूल्हा, गैस स्टोव, सिलबट्टा, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो है वो किस तरीके से जो है ये जो हमारे चेंजेस हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन जो है, इनकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा जो फूड होता है उसके कंपोनेंट क्या होता है, हमारा फूड किससे बना होता है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल चल रहा है, उसका जो है थीम है वो है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। यहाँ पे देखो आप, राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है, असमीज फूड है, तो सबके जो कंपोनेंट है वो देखेंगे कि क्या सेम ही होते हैं, उसका मतलब मेन जो है वो रिज़ल्ट क्या होता है इन सभी उसका। तो इसमें है हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ, जो है इसका रीज़न है। तो अब है आगे जो हमारा जो मतलब मेन पर्पस क्या है हमारा फूड का, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेम ही होती है, लेकिन बस उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, आपकी एडेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन बॉडी हमारी सेम ही होती है। तो उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीज़ों की जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सब में सेम होती है। तो अगर आपका अलग अलग जगह पे फूड है वहाँ के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, तो क्या वो फूड में कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम ही होते हैं जो कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल करते हैं। तो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब जैसे हम फील टायर्ड फील कर रहे हैं, लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अगर हम कुछ टाइम तक नहीं खा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है। जैसे हम व्रत रखते हैं तभी हमें शाम को डिजीनेस वगैरह, ऐसा आपने देखा होगा मम्मी वगैरह को, भूख लगी है, सिर दुख रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर आपने खाना नहीं खाया है। तो साथ में यहाँ पे लिखा है, अगर आप मैराथन में ड्रिंकर को आपने देखा होगा कि वो ग्लूकोज वाटर पीते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को ग्लूकोज। और ये जो एग्जांपल है वो है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या, कंपोनेंट ऑफ अ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर डाइट। तो हमारे जो फूड है मतलब उसका एक कंपोनेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमारा बनाना आ गया, शुगर केन आ गया, पोटैटो आ गया, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, पाइनएप्पल, मैंगो या मक्का। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गई हैं। और आप देखते हैं जो हमारी कॉमन शुगर है, चीनी जो हम खाते हैं, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। हम देखेंगे कि विंटर्स में जो हमने देखा होगा कि हम लड्डूज़ खाते हैं, हमारी ट्रेडिशनल डाइट में आते हैं, जैसे गोंद के लड्डू,
अलसी के लड्डू और भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें वो भी हमें जो है वो एनर्जी देने के लिए आता है। तो बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा एंड घी आर मेक अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू। लड्डू में क्या होता है, या तो आटा मिला होता है या बेसन या फिर और भी चीज़ें, और उसमें गूंद गूंद के लड्डू, जैसे एडिबल गम होती है, नट्स डाल देते हैं उसमें, काजू बादाम वगैरह, और सीड्स जो हैं उसमें होते हैं, मगज जैसा बोलते हैं कुछ उनको। तो वो सारी चीज़ें जो हैं घी डालते हैं उसमें साथ में, और कुछ और भी ऑयल्स, तो उनको जो है ग्रुप करके ऐसे लड्डू बना दिए जाते हैं। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है फैट। इससे जो है हमारी बॉडी को मिलता है फैट। सोर्सेज ऑफ फैट क्या होते हैं, नट्स हो गए, जैसे ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली, कोकोनट, आमंड सीड्स सच एंड पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। और ये जो है वो फैट जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमारा वो है फैट। फैट कंपोनेंट जो है वो हमें इन फूड्स से मिलता है, और ये है इज़ ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब कि आप कोई को खा के जो है वो एनर्जी, आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपको भरा भरा पेट लगेगा इससे, जो फैट जो चीज़ होती है, और इससे आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है। येस, माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। सर्दियों में इसीलिए खाते ताकि हमारी बॉडी जो है वो बाहर एनवायरनमेंट की जो गर्मी है उससे हमारी बॉडी बच सके, और हम ठीक है हम उस ठंड को सहन कर सकें। तो अभी हमने पढ़े दो कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड वन इज़ फैट। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फैट्स भी दे रखा है आपने, कर्ड है, आमंड्स है, कैश्यू नट्स, बटर, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे हमने पढ़ लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। तो इन फूड्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। जिन भी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलता हो उनको हम बोल देते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, पोलर बियर। पोलर बियर जो होते हैं उनमें एक बहुत सारा फैट जो है वो अकम्युलेट हुआ होता है अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है, और ये जो है फैट उनके लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। आप देखेंगे पोलर बियर हमने पढ़ा था पहले भी, पोलर बियर जो है वो हिमालयन रीजन में या बर्फीले इलाकों में मिलता है। तो विंटर में जो है वहाँ बहुत सारा बर्फ़ पड़ता है, तो उस टाइम जो है वो उनकी स्किन के अंडर का जो वो फैट है वो जो है वो उनको एनर्जी देने के काम आता है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस, ये जो है वो हमारा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक सेकेंड, स्पोर्ट पर्सन्स नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। तो मसल्स बनाने के काम आता है प्रोटीन, जो कि हमें प्लांट से भी मिल जाता है और एनिमल से भी मिल जाता है। और प्लांट्स आगे हमारे पल्सेस, बीन्स वगैरह, एनिमल्स में आगे मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। तो ये जो फूड जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है उन सबको हम बोल देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एक हमने पहले एनर्जी गिविंग फूड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होता है, और जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी दे रखा है जिसमें हमारी लगभग दालें हैं, और एनिमल सोर्स में फिश, एग्स, पनीर, मिल्क, चिकन, ये सारी चीज़ें आ गई। हाँ जी, तो अब हमारा आ गया मशरूम। मशरूम के बारे में कि मशरूम जो है वो हमारा एडिबल मशरूम जो होता है वो भी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, और ये मोस्टली डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस में मिलता है। इसका क्वेश्चन भी ऐसा आता है, मशरूम कहाँ पे मिलता है, तो मशरूम जो है वो उगाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें दो केसेस की स्टडी दी है करने को, जिसमें बोला है कि कुछ वक्त पहले 1746 की बात है, जब जो है वो सेलर्स जो थे, जो कि लॉन्ग ट्रिप्स पे जाया करते थे, जो कि मतलब समुद्री ट्रिप्स होती थी, उनको जो है ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स की जो थी वो प्रॉब्लम थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सिम्टम किसके हैं, स्कर्वी डिसीज़ के। तो ये स्कर्वी जो डिसीज़ होती है ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, ठीक है, फैट्स पढ़े,
प्रोटीन्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो ये विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इनकी, तो इनसे जो है, जैसे यहाँ पे विटामिन सी की कमी से हमारे को ब्लीडिंग या फिर स्वोलन गम्स हो जाते हैं। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और विटामिन सी कहाँ होता है? ये लेमन्स, ऑरेंजेस, जो भी हमारे सिट्रस फूड्स है ना, उनमें पाया जाता है। तो अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तब भी स्वोलन गम्स या ब्लीडिंग हो जाती है। अब नंबर केस 2 है। इसमें बोला है कि जब 1960 की बात है, जो इंडियन साइंटिस्ट्स को जो है तो उनको पता लगा कि हिमालयन रीजन में जितने भी लोग हैं, या नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो लोग हैं, उनके जो है स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक जो है वो बड़ी कॉमनली प्रिवेलेंट पाई जाती है। मतलब उनमें प्रेवलेंट है ये चीज़ कि स्वेलिंग हो जा रही है आपके नेक पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब एक वो क्या एफर्ट किया, तो उसमें क्या किया कि उन्होंने जो हमारा सप्लीमेंट कर दिया, हमारे कॉमन सॉल्ट जो नदर्न एरिया के जो लोग खाते थे कॉमन सॉल्ट, उसको जो है वो आयोडीन को आयोडाइज्ड सॉल्ट बना दिया। उसको उसमें जो है वो सप्लीमेंट कर दिया उसको आयोडीन के साथ, और एक आयोडाइज्ड सॉल्ट बना दिया। आपने बचपन से जो है वो काफ़ी एड्स इसके बारे में सुनी होगी कि इस नमक में आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। तो इसीलिए ये जो है वो मुद्दा या एफर्ट लगाया गया था, ताकि ये जो नेक के ऊपर ये स्वेलिंग वाली जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी थी, जैसे यहाँ पे ये इनको है, तो ताकि ये जो है वो कम हो सके। तो इस प्रॉब्लम को जो बोलते हैं वो ग्विटर बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमने 2 टर्म्स और पढ़ ली। यहाँ पे हमने आयोडीन की डेफिशिएंसी पढ़ी और विटामिन सी के बारे में पढ़ा। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेसिस पे काफ़ी है कि हमारा जो नमक है, साल्ट फार्मिंग क्या है, वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगारियास जो है वो बनाती है। तो आप ये देखेंगे कि ये प्रैक्टिस जो होती है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ में होती है और पार्ट्स ऑफ गुजरात में होती है। तो ये लोग जो है वो एक्सट्रीम हीट में डेजर्ट में जाके ये काम करते हैं एंड गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो आपको साथ में एक और चीज़ बता दूं कि ये जो अगरियाज की एक और प्रजाति है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उनका काम है लोहा पिघलाना। और ये वाली जो अगरिया जाती है ये कच्छ और गुजरात में पाई जाती है और जिसका काम है सॉल्ट फार्मिंग। तो आपने इस चीज़ को याद रख लेना है कि अगर मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि सॉल्ट बनाती है या काफ़ी टाइम से सॉल्ट बनाने का काम कर रही है, तो उसका नाम है अगारियास। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात और कच्छ में। तो अब हम आगे चलते हैं जिसमें हमें बहुत सारी जो है वो फूड कंपोनेंट जो कि हमने पढ़े विटामिन और मिनरल। तो यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन सी है, और भी विटामिन है। साथ में उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि उनका क्या काम होता है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनकी कमी क्या है, उनकी कमी से क्या हो सकता है, और उस कमी जब वो हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो विटामिन ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चार्ट ये आपको बहुत बार एग्ज़ाम्स में आएगा कि कौन सा रोग होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड का लॉस ऑफ विज़न हो रहा है तो उसको बताओ उसको कौन से विटामिन की कमी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो विटामिन ए की कमी है। जैसे आइज़ और स्किन से रिलेटेड है हमारा विटामिन ए। अगर विटामिन ए का फंक्शनिंग जो है वो आइज़ के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियस है लॉस ऑफ विज़न का भी विटामिन ए के साथ होगा। और लॉस ऑफ विज़न है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको कम दिखेगा, डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न भी आपको हो सकता है। ऐसे ही विटामिन B1 है जो कि आपका हार्ट हेल्दी रखता है और आपकी बॉडी को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सपोर्ट करता है। तो इसमें आगे आपके वेजिटेबल्स आ गई, आपके नट्स आ गए, ग्रेन्स आ गए, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए। तो इसकी जो कमी होती है उसमें जो है उस कमी की वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी। और इसमें क्या होता है कि आपको सेंसेशन फील होती है, स्वेलिंग फील होती है, पैरों में जलन होगी, हैंड्स में जलन होगी और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो ये आ गया विटामिन बी की कमी। अब आ गया विटामिन सी आ गया। इसमें हमने पढ़ा स्कर्वी रोग होता है और इससे जो है वो ये बॉडी को डिसीजेज के साथ फाइट करने के लिए हेल्प करता है। ये आपको सिट्रस फूड, आंवला हो गया, ग्रीन चिली, ऑरेंज लेमन या गुआवा, इससे मिलता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? हमने पढ़ा था ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है और साथ में आपको अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो उसकी हीलिंग फास्ट नहीं होती है, स्लो हो जाती है इसकी कमी की वजह से। विटामिन डी है
वो जो है वो बॉडी को कैल्शियम जो आपके बोन और टीथ के लिए ज़रूरी है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये आपको सनलाइट के नीचे एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप धूप में नहीं लेके जा रहे अपने आप को, शरीर आपका धूप नहीं सेक रहा है, तब भी आप में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, मतलब जिनका मतलब वर्क जो है अंडर बिल्डिंग ही है, सुबह जाते हैं 9 बजे, जब सर्दियों में धूप नहीं होती, शाम को आ रहे हैं 5-6 बजे, तब अंधेरा हो जाता है, तो उनको पूरा दिन धूप नहीं मिलती, तो उनमें अक्सर विटामिन डी की कमी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मतलब कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में जो है आपको अपनी इस विटामिन डी को ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो इसकी कमी की वजह से होता है रिकेटस, और इसमें जो है आपकी बोन जो है वो सॉफ्ट एंड बेंट हो जाती है, उनके घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कंधों में दर्द, ऐसा ऐसा उनको चलता रहता है अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, अब ये आगे हमारे मिनरल। कैल्शियम जो है वो आपको बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ये मिल्क, कर्ड, चीज़ इनसे मिलता है। और अगर ये आपका कम होगा तो बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा। वीक बोन्स जो है वो इसकी निशानी है, और आपका टूथ वगैरह गिरने लग जाते तो आपको कैल्शियम की कमी है। ऐसे आपका आयोडीन हो गया जो कि आपको फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को लिए हेल्प करता है। तो आयोडाइज्ड साल्ट हो गया, सिंघाड़ा हो गया, इनसे मिलता है, और इसकी कमी जो हमने देख लिया था ऊपर। तो इसी तरीके से आयरन है जो कि ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको अनार, चुकंदर वगैरह से होता है, और इसकी कमी को बोलते हैं अनीमिया। तो इसकी वजह से आपको वीकनेस फील हो सकती है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे हमारे जो थे इम्पॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स थे, जिसका जो है वो आपको बता दिए कि कमी क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो ये आपने देखा कि विटामिन और मिनरल जो है वो 2 ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को जो है वेरियस डिसीज से बचा के रखते हैं। तो हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर्स, तो इसके बारे में बोला है कि आपको जो है वो इन दूरी कमियों को कैसे पूरा करना है। तो आपको जो है वो विटामिन ए इनसे मिल सकता है, विटामिन B1 इनसे मिल सकता है, तो आपको ये सारा कुछ जो है वो बैलेंस डाइट बना के खाना चाहिए। तो फूड कंपोनेंट्स जो कि हमें एनर्जी, सब ग्रोथ या रिपेयर, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ किसी चीज़ की रिपेयर है, डिसीजेज, उन सबको जो है वो मेंटेन कर सके उस सब के लिए, तो उसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें ये सारे जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे जो हैं ये हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अगर हम इन सबको चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तब हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। इस तरीके से जो है, हाँ जी, अब यहाँ पे ये बच्चे जो यहाँ पे डिस्कस करें, इनको ये है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो क्या हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं? नहीं, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट जो है जैसे वो हमें सी वाटर या फिर रॉक से मिलता है। और विटामिन डी जो है वो तो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं, वो तो हमें डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट से ही मिल जाता है। हाँ जी, अब विटामिन और मिनरल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। साथ में जो चीज़ है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनसे हम विटामिन तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में हमें मिलता है डाइटरी फाइबर्स। और ये डाइटरी फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं रफेज, ये किस लिए आते हैं? ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हमारी बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाने में और स्टूल जो है उसकी स्मूथ पासेज के काम आते हैं, जैसे कब्जी हो गया या कुछ, तो हमारे को ये जो है वो हमारी इंटेस्टिन जो होती है हमारी बॉडी में, आगे हम पढ़ेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो हम स्टूल पास करते हैं जो है उसको इजीली पास करने के लिए हमारी बॉडी का जो एक फ्लो है कि हमने खाना खाया और वेस्ट फूड जो हमने बाहर निकाला हो, तो उस प्रोसेस को जो है वो स्मूथ बनाने के लिए जो होता है वो डाइटरी फाइबर या फिर रफेज की बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ये सब खा के जो है ये अच्छे सोर्सेज हैं रफेज के। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया एक वाटर जो है वो हेल्प करता है, जो ये हमने न्यूट्रिएंट्स खाए ये सारे न्यूट्रिएंट्स फूड से हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, इसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। और साथ में ये हमारी बॉडी से जो है वो स्वेट और यूरिन के थ्रू जो है वो वेस्ट को रिमूव करता है, और इसीलिए हमें जो है रेगुलरली जो है वो सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में, नो अ साइंटिस्ट। तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं कोलथर गोपालन, ठीक है, जो
कि जिन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च किया इंडिया में, और इन्होंने 500 इंडियन फूड्स को एनालाइज किया और उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू और रिकमेंड किया एक अप्रोप्रिएट डाइट जो कि इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, और आइडेंटिफाई किया है मतलब वाइड मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने रिसर्च करी, जिसमें इनको डेफिशिएंसी देखी कि कहाँ पे कितनी है प्रोटीन की, कहाँ पे मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा एनर्जी, और जो भी हमारे फूड कंपोनेंट्स जो भी हमने अभी पढ़े। तो इन सब से जब उन्होंने एक रिसर्च किया, तब उनकी इस रिसर्च को जो है वो वहाँ पे पहुँचने में मिड डे मील प्रोग्राम बना, जिसकी वजह से इन रिसर्च के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हुआ हमारा मिड डे मील जो प्रोग्राम था, जो कि अब पीएम पोषण बन गया है इनिशिएटिव। इसका मेन काम है एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट रन और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट से एड मिल रही है जिनको, ऐसे स्कूल्स को। तो ऐसे बच्चों को जो है वो चाइल्ड, मिलियंस ऑफ चाइल्ड नेशन वाइड, पूरे नेशन में ऐसे चाइल्ड्स को हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जो है वो इसका मेन रोल है, सॉरी इस प्रोग्राम का। तो अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो मिड डे मील प्रोग्राम था, इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो लॉन्च करने वाला स्टेट था हमारा, वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये जो साइंटिस्ट हैं इनको बोल देते हैं हम फादर ऑफ इंडियन न्यूट्रिशनल साइंस जो है, ये वो है इंडियन न्यूट्रिशन साइंस के जो है ये फादर है। और तमिलनाडु जो है, और मिड डे मील में फादर ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो हम बोल देते हैं के कामराज, जो कि तमिलनाडु के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसको मदुरई के एक स्कूल में जो है उसको लॉन्च किया था मिड डे मील प्रोग्राम को, और 1960 में उन्होंने लॉन्च किया था। और उसके बाद ये पहले ये एक स्कूल में हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर धीरे धीरे करके पूरे जो है वो हमारे तमिलनाडु स्टेट में इसको लॉन्च कर दिया गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 28 नवंबर 2001 को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस स्कीम को जो है वो नेशन वाइड जो है सारे स्टेट्स में जो है वो इसको किया जाए। तो बाद में ये जो प्रोग्राम 2002 में लॉन्च हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम, जिसको 2021 में जिसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण इनिशिएटिव जो है, ठीक है। तो ये 2021 में हुआ, और इसमें जो है वो खाना जो दिया जाता है बच्चों को वो 1st to 8th क्लास तक दिया जाता है, जिसमें एक न्यूट्रिशन चार्ट बना हुआ है। तो आज का ये जो वीडियो है वो यहीं तक है, बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेट कीजिए, बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कोई भी आप इसमें चेंजेस चाहते हैं या मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।